हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी विषय। दोस्तों, ये है आपकी पवन सीरीज और इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देख लिया था। आज हम आगे के जो 41 क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। और दोस्तों, ये टोटल 80 क्वेश्चन है इसमें, और आज हम लोग 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे अचरज शब्द का तत्सम रूप है आश्चर्य, आश्चर्य, आशाचर्य। दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आश्चर्य। इसमें जो बड़ा सा होता है वो हाफ लिखा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तापासी और तपसी। दोस्तों, यहाँ पर तपस्वी का तद्भव रूप पूछा, तत्सम तो दिया हुआ है, तद्भव रूप हो जाएगा तपसी, तपसी। यहाँ पे तपसी। क्वेश्चन 43 देखिए। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना इसमें कौन सी है? साहित्य लहरी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रेम वाटिका, दोहावली ये तुलसीदास जी की रचना है। झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का जो विकास किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। रात्रि का पर्याय नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। दोस्तों, यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सौदामिनी नहीं है। क्वेश्चन 46 देखिए। विमुख का विपरीतार्थक शब्द है अमुख, उन्मुख, सुमुख, निर्मुख। तो विमुख का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक मतलब उल्टा, विलोम, उन्मुख हो जाएगा। विमुख का उन्मुख। क्वेश्चन 47 देखेंगे। आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ आंखें खुलना, आंख से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना, समय पर जगना। तो दोस्तों, आंखें खुलना जो मुहावरा, इसका अर्थ होता है होश में आना, यानी कि किसी भी रियलिटी से परिचित होना। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। अत्यधिक शब्द में यहाँ पे प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अत, अति और आ। तो दोस्तों, अत्यधिक का जब हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं, तो हम पाते हैं कि अति धन अधिक। तो यहाँ पर अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो आप उपसर्ग आराम से जान जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। तो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 50। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वीणा, पाणी, शारदा, भार्गवी। दोस्तों, यहाँ पर जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है वो है भार्गवी। क्वेश्चन नंबर 51। भिक्षुक में प्रत्यय है उक, इक, अक और उत। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे भिक्षुक, तो आपको जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो छोटा उ की मात्रा और का दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसे भी दिख रहा है छोटा उ की मात्रा और का, तो ये उक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। लघु शब्द का विपरीतार्थक है महान, विशाल, दीर्घ, उत्तम। तो लघु शब्द का विपरीतार्थक है यानी कि उल्टा है दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है? पूरब और उत्तर के बीच वातायन, ईशान, वायव्य, क्षितिज। दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बा, ईशान कोण। और हमारे यहाँ देखिए हिंदू धर्म में ईशान कोण पे मंदिर बनवाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 54 है। हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9 और 14। तो दोस्तों देखिए 10, 11, 9 और 14। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बा। हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। क्वेश्चन 55 देखिए। यहाँ पे मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 56 देखिए। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि विज्ञान में
तो मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा बा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा श। ओष्ठाकृति के आधार पर तो वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये आपको संस्कृत में जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे से समझ आती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 58। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखेंगे ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया? स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, तो ये उपर्युक्त सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में दंत व्यंजन है न, क, च और ड। तो यहाँ पर दंत व्यंजन पूछ रहा है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दंत जो होता है वो न होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, विस्मयादि बोधक का। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह, तो इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? देखिए विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, डा वर्ड किस वर्ग में आता है? क, ट, च, इनमें से कोई नहीं। तो का वर्ग में आता है कि टा वर्ग में कि चा वर्ग में? तो दोस्तों देखिए अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है इस वर्ग का तो आपको पता है कि 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो ट, ठ, ड, यहाँ से जब हम ट, ठ, ड कर रहे हैं यानी कि ये टा वर्ग में आता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। लेखन एक शारीरिक क्रिया है, इसमें बालकों के हाथों को करनी पड़ती है। तो क्या प्लेटो, महात्मा गांधी, श्रीमती मांटेसरी और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि लेखन एक शारीरिक क्रिया जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधि करनी पड़ती है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये श्रीमती मांटेसरी का है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, इसमें से किसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि कंठ के स्पर्श से किसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पे अक्कुह विसर्जनीय नाम कंठा, आपने अगर इसका सूत्र याद किया है तो आप बड़े ही आसानी से जो उच्चारण स्थान है वो जान सकते हैं। तो का वर्ग जो है इसमें क, ख, ग, घ, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ के स्पर्श से होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हम देखेंगे, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव और विचार विनिमय, दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विराम संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। विराम संबंधी जो समस्याएं आती हैं उसमें जब हमें विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं होता कि कहाँ कौन सा विराम चिन्ह यूज करना है तो हमसे त्रुटियां होती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विवृत स्वर है क और ख, आ और औ, चा और छ, टा और ठा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विवृत स्वर के बारे में पूछा है। वैसे तो ये हमारे संस्कृत का क्वेश्चन है लेकिन चूंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ही आई है तो क्वेश्चन यहाँ पे ये सही माना जाएगा कि आपका जो भी पूछा है उसको हम उत्तर दें। तो यहाँ पे विवृत स्वर में का और खा आता है, आ और औ आता है, चा और छा आता है, टा और ठा। इनमें से कौन सा आता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो विवृत स्वर होते हैं वो होते हैं आ और औ। क्वेश्चन नंबर 68 हम देखेंगे, आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सभी हो जाएगा, सभी आनंद के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, इया, त्रा और ज्ञा। तो दोस्तों आपको पता है कि
जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो छात्रा ज्ञा और स्रा होते हैं। तो यहाँ पे इया दिया हुआ यानी कि ये नहीं है। जब नहीं है पूछा है तो जो नहीं है हमें वही ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है आ ई री। तो दीर्घ स्वर की बात हो रही है। तो दोस्तों दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा। तो दीर्घ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बड़ा आ, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखेंगे कि किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? वा, बा। आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बा। जो बा का उच्चारण होता है इसमें निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, जो बहुत अधिक बोलता है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? वक्ता, सुवक्ता, वाचाल और नेता। तो दोस्तों यहाँ पे जो बहुत अधिक बोलता है उसको क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जागृत शब्द का विलोम है विषुप्त, सुषुप्त, शयन, चेतना। तो जागृत शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सुषुप्त। दोस्तों आपने ज्वालामुखी के प्रकार में पढ़ा है जागृत ज्वालामुखी, तो उसमें जागृत का मतलब क्या होता है? सुषुप्त। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चौकस, सचेत, पहरेदार, सावधान। सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पहरेदार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो यहाँ पर सही आंसर होगा महाकवि। तो यहाँ पे महान है जो कवि, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 76 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं किशोरी लाल, जयशंकर प्रसाद, इंसाल्लाह खां, प्रेमचंद। तो दोस्तों रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां की रचना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री। तो यहाँ पर दा जो दिया गया है कवयित्री, यही सही है। तो अक्सर देखिए श्रृंगार किस तरह से शुद्ध वर्तनी में या कवयित्री ये सब पूछा ही जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपके 2017 में पूछा गया है कवयित्री, तो द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 हम देखेंगे, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, बोली, भाषा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? वो होता है संख्या। वचन का क्या अर्थ होता है? संख्या। एक वचन, बहुवचन आपने पढ़ा भी है, तो यहाँ पे संख्या इसका मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं 79, अच्छाई, मानवता, बचपन की संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों देखिए अच्छाई, मानवता, बचपन ये सब भाव है, ये सब क्या इमोशन है। तो यहाँ पर सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपके वस्तुनिष्ठ का, उसके बाद अति लघु उत्तरीय शुरू हो जाएंगे। तो कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। तो परिमाण बोधक विशेषण पूछ रहा, तो यहाँ पर थोड़ा जो है ये परिमाण बोधक विशेषण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए वस्तुनिष्ठ के। तो आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों देखिए आपके इंटरेस्ट के आधार पर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।